जय हिंद। मैथ फिलामेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो अभी बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम फरवरी में पड़ा हुआ है। और उनके लिए मैं यहाँ पे आपको दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म का पूरा क्लास आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। यह एक मैराथन वीडियो होगा जिसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम पूरे टॉपिक यानी इसकी जितनी भी थ्योरीज होंगी, जितने भी इसके प्रिंसिपल्स होंगे, थ्योरी होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम इसी एक ही वीडियो में सीख जाएंगे। कुछ थोड़े क्वेश्चन भी देखते रहेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक ही वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन सकती है, 1 घंटे 2 घंटे, तो आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठे। ये नहीं कि आप थोड़ा सा वीडियो शुरू में देखें उसके बाद चले जाएं। आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप देखिए 100 में से 95 नंबर लाना ही हमारा मेन मकसद है। आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि 100 में 100 कैसे आ सकता है, तो 95 तो कम से कम लाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, जितना मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा उसको आपको बारीकी से केवल वीडियो को देखना है और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उस चीज़ को लिखना है, ठीक है। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखना है। ये एक मैराथन वीडियो है। एक बार बैठ के पूरे टॉपिक को ख़त्म कीजिए और अपने एग्ज़ाम में पूरा कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। अगर आप पूरे हर टॉपिक को ऐसे ही पढ़ लेंगे तो आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको 1% का दिक्कत नहीं होगा, इतना मेरा वादा है आपसे। सबसे पहले आपको मैं सिखाना चाहूँगा कि दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे इसमें हमेशा दो चर का यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर और अचर में क्या अंतर है। पहले समझते हैं। चर को बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल्स। और एक होता है अचर, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट्स। अगर चर की बात करें तो इसका मान बदल जाता है, मान बदलेगा। चर जो होगा उसका मान क्या होगा? बदलेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि x + 2 = 0, तो यहाँ आप x, देखिए जो भी चीज़ प्लस में होता है वो अगर बराबर की इधर आप उसको ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है। माइनस अगर होगा तो प्लस में हो जाएगा, गुणा में होगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा तो गुणा में हो जाएगा, स्क्वायर में होगा तो रूट होगा, रूट होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मैथ में इसका बहुत ही जरूरी पड़ेगा और हर जगह आपको यूज में आएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, ये चीज़ +2 है, जब बराबर के आप इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? -2। यहाँ मैंने बोला आपसे कि x की जो वैल्यू है, जो मान है उसका -2 है, लेकिन अगर मैं समीकरण को बदल दूँ, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 3, तब आप x की वैल्यू क्या बोलेंगे? -3। इसका मतलब जो ये चीज़ का मान बदल जा रहा है और जिसका मान बदलता है उसी को तो चर कहते हैं। इसका मतलब जितने भी हम अगर लिख रहे हैं x, y, z, a, b, c, यानी जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हम लोग यूज करते हैं चरों को दिखाने के लिए, हम लोग किसका यूज करते हैं? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स का। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के केवल छोटे अक्षर को ही दिखाएं, बड़े अक्षर से भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए x, y, z, a, b, c, ये सबको क्या मानेंगे? चर। लेकिन अचर क्या होता है? अचर इसका जिसका मान नहीं बदलता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जिसका मान बदले, लेकिन वो चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं आपके सिलेबस के अनुसार और जितना आपको ज़रूरी है उतना ही चीज़ बताना चाहता हूँ। जब आगे की क्लास में आप जाएंगे तो ये सीखेंगे कि आप अचर भी बदलता है और उसके अकॉर्डिंग, अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे आप लोग बस इतना ही सीखेंगे, मान इसका नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है। फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही याद रखें। जब मान नहीं बदलेगा, जैसे आप दो बताइए तो 2 जैसे हमने लिखा तो क्या ये बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 2021 है तो 21 ही रहेगा, 2022 है तो 22 ही रहेगा। यानी वैसे चीज़ जिसका मान नहीं बदलता है अचर कहलाता है, जो बदल जाता है उसको चर कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको ये बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। ये चीज़ थोड़ा आपको बताना ज़रूरी था। जैसे मैं आपसे बोलूं कि राम के पास 2 कलम है, श्याम के पास 3 कलम है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं दोनों के पास मिलाकर कितने कलम है, तब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे? देखिए पहले सीखते हैं उस चीज़ को। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला कि राम जो है, राम ले लेते हैं। राम के पास 2 पेन्स हैं। कितने पेन है इसके पास? 2 पेन्स, 2 कलमें हैं इसके पास। एक श्याम है जिसके पास 3 पेन्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल पेन्स दोनों के पास कितना है, यानी कुल कलमों की संख्या कितनी है दोनों को मिलाकर, तो आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे कि राम के पास 2 कलम है, इसके पास 3 कलम है ना। तो टोटल पेन तो 5 हो गए,
लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राम के पास जो कलम है उसका दाम जो है, मूल्य है, प्राइस जो है, मूल्य इसका 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। राम के पास जो, राम ने जो कलमें खरीदी है, दो कलमें, उस एक कलम का मूल्य कितना है? 100 रुपया। और श्याम ने जो 3 कलमें खरीदी है उसका जो मूल्य है y रुपया है। यानी एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपया। अगर एक बात बताइए, अगर एक कलमों का मूल्य 100 रुपया है तो 2 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x। अगर एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 3 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि दोनों ने कितने रुपये मिलाकर कितने रुपये खर्च किए कलम पर, तो आप क्या बोलेंगे? एक कलम का मूल्य 1 है तो 2 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x प्लस, क्योंकि दाम है, जोड़ना है, दोनों को मिला के बताना है तो प्लस, घटाना होता तो माइनस। यहाँ देखिए 3 कलम है, एक कलम का मूल्य कितना है? y, तो 3 कलम के मूल्य कितना हो जाएंगे? 3y। और दोनों कलमों का मूल्य मान लेते हैं, जो प्राइस है, जो दाम है, उसको हम मान लेते हैं 20। सपोज मान लेते हैं कि 20 रुपये में दोनों ने मिलाकर खरीदा है, तो ये जो पैसा है टोटल मिलाकर किसके बराबर हो जाएगी? 20 के बराबर। यहाँ पे जो आपने एक बंधन बनाया है, यहाँ पे जो एक बॉन्ड आपने क्रिएट किया है, जो एक दूसरे को बांध दिया है, उसी चीज़ को बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। लेकिन रैखिक समीकरण तो है, लेकिन ये कितने यहाँ पे चरों का यूज किया गया है, कितने चरों का प्रयोग किया गया? तो देखिए 2 चरों का प्रयोग किया गया, एक तो है x और एक है y। इसीलिए इसको बोला जाता है 2 चरों का रैखिक समीकरण। 2 चरों का रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे 2 चरों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे 2 चरों का रैखिक समीकरण बोलते हैं। इंग्लिश से बोलेंगे लीनियर इक्वेजन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेजन्स इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन 2 चरों का रैखिक समीकरण होने के लिए कुछ ना कुछ एक कंडीशन है जो होना चाहिए। उस पर हमें यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेजन की बात करें, रैखिक समीकरण की बात करें, यानी सामान्य समीकरण की बात करें, तो उसके लिए हमें, अगर इसका सामान्य रूप हम देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे कंडीशन देना पड़ता है। अगर आपको कंडीशन नहीं बोलेंगे तो आपको मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका लिखवा देता हूँ कि 2 चरों का रैखिक समीकरण होता क्या है। चलिए अब देखते हैं 2 चरों के रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो 2 चरों के रैखिक समीकरण का सामान्य रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेजन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेजन्स इन 2 वेरिएबल्स। देखिए, 2 चरों के रैखिक समीकरण का समान रूप लिखने के लिए सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, पहले ध्यान समझिए। पहले लिखेंगे ax, क्या लिखेंगे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। याद कीजिए इसको, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात बोलना पड़ेगा कि a b c वास्तविक संख्या होगा, बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये बिलोंग टू मतलब उसी के परिवार से होगा। रियल नंबर्स को बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी आप जो ए बी सी ले रहे हैं वो कोई भी संख्या नहीं ले सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ नहीं ले सकते, आप सम्मिश्र संख्या यहाँ नहीं ले सकते हैं। आपको वैसा ही नंबर लेना पड़ेगा जो कि वास्तविक संख्या के परिवार से हो। आप कुछ भी नहीं ले सकते, है ना। एक और कंडीशन होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ इसका मतलब क्या हुआ? एक साथ ए और बी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए, अगर ए जीरो हुआ तो बी को जीरो नहीं होना पड़ेगा, अगर बी जीरो हुआ तो ए को जीरो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेजन है। लीनियर इक्वेजन कहने का मतलब है कि एक्स और वाई का एक्स और वाई दोनों गायब हो जाएगा, तब तो लीनियर इक्वेजन बना कहाँ से? तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक जीरो है तो दूसरा जीरो नहीं हो सकता, अगर ये जीरो है तो वो जीरो नहीं हो सकता है। या तो दोनों नॉन जीरो होगा, या दोनों क्या होगा? नॉन जीरो होगा। दोनों क्या हो जाएंगे बताइए? नॉन जीरो। दोनों नॉन जीरो है ना। ये बी, ये सभी के सभी कैसे होंगे? नॉन जीरो, मतलब दोनों ही जीरो नहीं हो। एक जीरो हो तो बी जीरो नहीं हो, बी जीरो हो तो ए जीरो नहीं हो, या दोनों जीरो नहीं हो। उसी चीज़ को इतना चीज़ को हम नहीं लिखने से अच्छा है
इतना चीज को अगर हम लिखें, उसी का एक छोटा रूप लिख देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दो चरों का रैखिक समीकरण का सामान्य रूप याद हुआ, इसको याद करते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए बी सी एक वास्तविक संख्या होना चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप बोलना चाहते हैं तो लंबा में कैसे बोलेंगे, अगर ए 0 है तो बी 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 है तो सी ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर दोनों 0 नहीं होना चाहिए, यही मतलब हुआ। पूरा पूरा आपको समझ में आएगा ये वाला चीज़, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप। अब आते हैं, देखिए एक होता है दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। युग्म बोले तो जोड़ा, पेयर। जब दो ऐसे ऐसे दो को ले लेंगे तो युग्म बन जाएगा, एक को लेंगे तो समीकरण बन जाएगा, एक ही होगा। बात समझ आए कि नहीं। जोड़ा कैसे बनते हैं, दो चीज़ों को जब मिलाया जाता है तभी जोड़ा बनता है। जोड़ा को अगर बोलेंगे मैथ्स में तो युग्म बोलते हैं और सामान्य हिंदी भाषा में जोड़ा बोलते हैं ना। चलिए उसको देखते हैं कैसे वो बनेगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो पेयर, हिंदी में बोलेंगे तो जोड़ा, लेकिन मैथ्स में बोलेंगे तो युग्म, है ना। तो जो मतलब कि रैखिक समीकरण तो होगा, लेकिन इस रैखिक समीकरण में आपको दो को लेना पड़ेगा, है ना। तो लेते हैं, देखिए अब जब दो को लेंगे तो नाम तो बदलना पड़ेगा ना। जैसे वहाँ था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए बी सी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यही था ना। लेकिन यहाँ तो बदलना पड़ेगा हमें। तो देखिए कैसे, अब हम दो ले रहे हैं तो एक को नाम दे देते हैं A1। क्या नाम देते हैं, A1। दूसरा क्या देते हैं, B1। फिर क्या देते हैं, C1। वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे नाम हमने चेंज कर दिया। बराबर 0 पहला हो गया। लेकिन अब दूसरा ले लीजिए, A2 B2 और C2। क्योंकि युग्म है तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर इसको भी ये ले लेंगे, इसको ले लेंगे, तब अलग अलग काम हुआ। अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका नाम में सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सब स्क्रिप्ट मतलब कि जो अक्षर है उसके नीचे अगर किसी डिजिट का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ऊपर प्रयोग कर देंगे तो सुपर स्क्रिप्ट, है ना। चलिए देखते हैं। आप अगर एक बात बताइए, अगर A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, तो यहाँ पे आप जो वहाँ जब ABC था तो आप उसको रियल नंबर बोल रहे थे। तो यहाँ भी तो आपको बताना पड़ेगा कि दोनों रियल, सभी के सभी A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी के सभी रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या, तभी तो हमारा ये रैखिक समीकरण हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब के सब कैसे होने चाहिए, वास्तविक संख्या। कैसी होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, है ना। सभी के सभी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। लेकिन एक और बात आपको बोलना पड़ेगा, याद कीजिए वहाँ पे जब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 था तो हमने क्या किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अब नाम बदल दिए, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो इसके लिए क्या करेंगे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और भी आपको बोलना पड़ेगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब जाके ये पूरा कंप्लीट हुआ। लेकिन आप इसको कैसे बोलेंगे, जब बोलना होगा आपको तो आप क्या करेंगे कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब बोलेंगे आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये पूरी चीज को बोलते हुए तब बोलेंगे दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में कैसे बोलेंगे, ऐसे बोल के तब बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। देखिए मेन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, आप लोग डायरेक्ट सवालों को बनाते हैं। डायरेक्ट सवाल बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, सवाल तो इनफाइनाइट बनते हैं, सवाल तो बहुत सारे बनेंगे, अनंत बनेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे आप, तो आप अनंत सवालों को बना देंगे। हम लोग बहुत सवाल नहीं बनाए हैं, लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे फिर आप जितना मर्जी उतना सवाल कीजिए, आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गया उसके बाद आपको सवाल, आप बहुत सारे सवाल एकदम आसानी। तो दोस्तों अब सवाल करते हैं कुछ। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि समीकरण युग्म क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए बी सी रियल नंबर हो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है, रैखिक समीकरण। बस इसी पर हम कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं कि आप रैखिक समीकरण को पहचान पाते हैं या नहीं। देखिए सबसे पहला जो ए नंबर का सवाल है, y बराबर 0। देखिए y बराबर 0 क्या ये रैखिक समीकरण है? तो चलिए मैच करते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना।
क्या यहाँ पे x का कोई भाग है? नहीं है, तो उसको हम 0 ले लेते हैं। 0 इंटू एक्स। बी वाला बताइए, हाँ बी के लिए तो 1 है ना, 1y, और सी में 0 बराबर 0। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 0, बी का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 1, और सी का मान कितना होगा 0। तो मैंने आपसे बोला था कि या तो ए 0 हो तो बी 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 हो तो बी 0 नहीं होना चाहिए, सभी के सभी रियल नंबर भी हैं। इसका मतलब ये y बराबर 0 एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। समझ में आया कुछ? चलिए बी नंबर सवाल करते हैं। बी सवाल है x बराबर 0। तो x बराबर 0 क्या रैखिक समीकरण है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं। पहले इसको सजाते हैं ना, एक x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 सजाइए उस पर। तो 1 इंटू एक्स, क्योंकि x वाला है, y वाला तो है नहीं तो 0y, c है ही नहीं तो 0 बराबर 0। अब देखिए a की वैल्यू बताइए तो 1, x के पास ये देखिए इसे मिलाते रहिए, a बराबर 1, b की वैल्यू कितनी होगी 0, c की वैल्यू कितनी होगी बताइए, c के सामने ये है ना तो c की वैल्यू 0। रैखिक समीकरण है तो बिल्कुल है, ये भी एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलिए एक और चेक करते हैं। x बराबर √2, ये रैखिक समीकरण है कि नहीं देखते हैं। पहले इसको लिखते हैं ना, x माइनस √2 बराबर 0 है ना। अगर मैं इससे मैच कराऊँ आपसे, बोलूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी से आप इसको मिलाइए, तो x के जगह पे आप क्या पाएंगे, x के पास क्या है रहता है a, यहाँ x के पास क्या है कुछ नहीं है तो 1, यानी a की वैल्यू कितनी होगी 1। b y वाला कोई पार्ट है क्या इसमें? नहीं है, तो b बराबर 0। c मतलब जो बिना x और बिना y के हो, तो बिना x और बिना y के कौन कौन है, √2, तो यहाँ c बराबर हो जाएगा -√2। समझ में आया कुछ? चलिए इतना पहले इतना उतारिए। इसका मतलब हाँ देखिए, पहले यहाँ से ये बोले कि ये भी एक रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण है। क्यों है बताइए, क्यों है रैखिक समीकरण? क्योंकि a 0 है, a b 0 है तो a 0 नहीं है, और सभी के सभी क्या है, रियल नंबर से, यानी वास्तविक संख्या है। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं इसको मिटका रहा हूँ, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए मिटकाते हैं इसको, अगले सवाल पे आते हैं। ए बी सी 3 सवाल हमने किया ना, चलिए और देखते हैं और क्या क्या सवाल बन सकते हैं इस पर। तो देखें अब हम लोग आते हैं डी नंबर सवाल पे। डी नंबर सवाल क्या है, अगर आपसे मान लीजिए दे दिया जाए y बराबर 2 प्लस √3, तो तब क्या होगा? तो पहले इसको बराबर 0 कीजिए, है ना। y माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। ठीक है, चलिए यह इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से इसको मैच कराइए। क्या x के पास a होता है? क्या x इसमें है? नहीं है, तो a बराबर कितना हो गया 0। y के पास b होता है? क्या y वाला है? y वाला है, देखिए y है, y के पास कितना 1, तो b बराबर कितना हो गया 1। c बताइए, जो बिना x और बिना y के हो, तो पूरा उठा लीजिए, माइनस सहित उठाते हैं, ठीक है ना। तो -2 प्लस √3, ये भी एक रियल नंबर है, ये सभी रियल नंबर है। और देखिए अगर a 0 है तो b 0 नहीं है ना, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म है, सॉरी रैखिक समीकरण है, युग्म नहीं, रैखिक समीकरण है। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए ये नंबर सवाल देखिए। आपसे बोला गया x प्लस 2y प्लस बराबर 2। सवाल यही है कि रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं है। चलिए मिला इसको बनाते हैं पहले। देखिए x प्लस 2y, 2 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। a की वैल्यू बता दीजिए, x के पास जो होता है वही तो a होता है, 1 है तो a बराबर 1, b बराबर 2, क्योंकि y के पास वाला होता है 2, c b, और जो बिना x और बिना y के हो तो पूरा माइनस सहित उठाते हैं, तो c बराबर कितना हो गया -2। चलिए एक और सवाल करते हैं, 1 नंबर। 1/2x प्लस √3/2y प्लस √8/9, ठीक है, बराबर 0। आपसे पूछा गया कि रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं है। चलिए a की वैल्यू बता दीजिए डायरेक्ट 1/2, b की वैल्यू बताएं √3/2, c की वैल्यू बताएं √8/9। सभी के सभी क्या है, रैखिक समीकरण युग्म में। दोनों 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तब तो रैखिक समीकरण होना तय है, फिक्स है, रैखिक समीकरण है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो रैखिक समीकरण को पहचानना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको जनरल फॉर्म याद है तो रैखिक समीकरण आप आसानी से पहचान लेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। a b c एक रियल नंबर होना चाहिए
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 0 है तो बी 0 नहीं होना चाहिए, अगर बी 0 है तो ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर दोनों 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आगे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, है ना। देखिए कैसे, मान लेते हैं मैंने एक सवाल लिखा जी नंबरिंग देख लीजिएगा, गड़बड़ होगा तो बताइए, है ना। जी नंबर जैसे 1/x प्लस वाई प्लस 1/2 बराबर 0। सवाल यही है कि रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं है। तो देखिए अगर आप जनरल फॉर्म की बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसमें कहीं भी x बट्टा में है कहीं, देखिए तो x कहीं बट्टा में नहीं है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण क्या है, नहीं है। चलिए h पे आते हैं, 1/x प्लस 1/y बराबर 2 रैखिक समीकरण है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि ना x कभी बट्टा और y कभी बट्टा में नहीं आता है। चलिए और एक और देखते हैं, आई नंबर x प्लस x का पावर 1/y का पावर 1/2 प्लस 3 बराबर 0 रैखिक समीकरण है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पावर हमेशा 1 ही है, उसके अलावा कोई पावर नहीं है, तो ये भी एक रैखिक समीकरण युग्म में नहीं है। चलिए और एक देख लेते हैं, x/3 प्लस y/9 बराबर 6, ये है कि नहीं, चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लघुत्तम निकालिए, 9 हो जाएगा, 3 और 9 का लघुत्तम, 3 तरीके 9, 3x, 9 एकम 9, 1 y बराबर 6। जरा इसको और सजाइए, 3x प्लस y बराबर 9 छके 54। अब देखिए इसको और थोड़ा सजाइए, 3x प्लस y बराबर -54। अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू कितनी होगी तो 3 बोलेंगे आप। देखिए y की वैल्यू कितनी होगी तो आप b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -54। तो रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, इतना सवाल काफ़ी है रैखिक समीकरण को पहचानने का। अब हम लोग सीखते हैं कि रैखिक समीकरण पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सीखते हैं कि रैखिक समीकरण जो होता है उसका ग्राफ में क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मतलब उसको ज्योमेट्रिकल रूप से, ज्यामितीय रूप से कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, मतलब उसका ज्योमेट्रिकल क्या फॉर्म होता है। आखिर इतना हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण, तब से पढ़ रहे हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, लेकिन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि मतलब ग्राफ से इसको कैसे देखा जाएगा, ग्राफ में किस टाइप से होता है, देखिए उसको सीखते हैं। चलिए मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, सॉरी। चलिए देखिए, हेडिंग सुने, पहले हेडिंग लिखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of linear equation in two variables आलेख दो चरों के, हिंदी में लिखिए लो, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय प्रदर्शन। देखिए प्रदर्शन यहाँ होगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है आलेखीय प्रदर्शन। अब हम जो भी मतलब हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो उसका क्या आलेख के रूप में क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो अब सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँ कि लीनियर इक्वेशन इन रैखिक समीकरण क्या होता है, बताइए। रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप है यानी जनरल फॉर्म क्या है, ये जनरल फॉर्म क्या होता है बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या है, तो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और a b c रियल नंबर होगा, साथ ही साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सॉरी मतलब कि अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, मतलब बीजीय प्रदर्शन। लेकिन अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आप मतलब कि रैखिक समीकरण
दो चरों का रैखिक समीकरण का जो आप सामान्य रूप यहाँ पे मैंने जो लिखा है, ये दिखाता है सरल रेखा को। किसको दिखाता है? सरल रेखा को। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। किसको दिखाता है? स्ट्रेट लाइन। किसको दिखाता है दोस्तों? स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा को दिखाता है। किसको दिखाएगा? सरल रेखा का। तो जब भी अगर आपसे कभी पूछे ऑब्जेक्टिव में कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 किसको दिखाता है, मतलब कि किसका वो रिप्रेजेंटेशन करता है, सरल रेखा का, वृत्त का या पैराबोला का, तो आप क्या आंसर देंगे? हमेशा देंगे सरल रेखा का, है ना। यानी जितना भी ये लीनियर इक्वेशन हम आपको यहाँ पे शो किए हैं, ये सब किसको दिखा रहा है? एक सरल रेखा को दिखाता है। ठीक है, चलिए ये तो था मतलब केवल एक। अब देखते हैं पेयर किसको दिखाता है। मिटा दें इसको, चलिए देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो है एक रैखिक समीकरण किसको शो करता है, तो आप क्या बोलेंगे? एक सरल रेखा को शो करता है। लेकिन अगर दो हो जाए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाए, तब क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म हो जाए, तब क्या होगा? तब क्या कहानी होगी? तब देखिए, अगर रैखिक समीकरण का युग्म हो जाता है तो पहले इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। पहला काम यहाँ से देखिए, जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ठीक है। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 नहीं होगा, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 नहीं होगा। इतना बातें आपको बोलनी होगी, है ना। देखिए ये चीज तीन ग्राफ को दिखाता है, तीन ग्राफ को दिखाएगा। पहला क्या होगा बताइए? पहला तो हो सकता है कि ये देखिए दो स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा। इतना तो क्लियर है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा, यानी सरल रेखा को दिखाएगा। लेकिन दो सरल रेखाओं में कुछ कुछ कंडीशन बन सकती है, या तो वो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, है ना, काटेगी। इसी को हम लोग प्रतिच्छेद करना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद करना। जैसे कैसे हो सकता है? ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन और ये हो गया स्ट्रेट लाइन। जब उसको एक दूसरे को काटेगी तो एक बिंदु पर काटेगी। कितने बिंदु पर काटेगी? एक बिंदु पर। हो सकता है कि एक ही बिंदु पे काट रही हो। देखिए ये एक सरल रेखा है और ये एक सरल रेखा है, ठीक है ना। हम इसका नाम दे देते हैं P1x। क्या नाम दिए हैं? P1। चरण दीजिए, P1 नहीं, इसको केवल P1 दे देते हैं। ये क्या है? P1 और ये क्या है? P2। सॉरी P1 नहीं देते, L1 देते हैं ना, L1 और L2। क्या नाम दिया है इसका? मैंने सामने लिखते हैं। देखिए ये P1 है, सॉरी L1, और ये बताइए L2, है ना। इसका हमने नाम दे दिया। इसका नाम क्या दिया? L1 और इसका नाम L2, है ना, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 है। दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे काटा है? यहाँ पे। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है? x, y। तो जब सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी तो ये कंडीशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों सरल रेखाएं समांतर हो। कैसी हो? समांतर हो। समांतर बोले तो ये L1 है और ये L2 है, दोनों कैसी हो गई है? समांतर। ये भी तो हो सकता है केस। ये केस पॉसिबल हो सकता है कि या तो एक बिंदु पर काट देगी, या तो ये हो सकता है कि उसको मतलब कि दोनों समांतर हो जाएगी। तीसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं, सरल रेखाएं, यहाँ सरल रेखाएं, दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे पर हो। जब एक दूसरे पर होंगी तो देखिए ऐसे हो जाएगा कुछ केस। ये L1 हो गया और इसी पर L2 हो गया। अब जो एक बिंदु पर काटी है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी
रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस, क्या बोलेंगे इसको, समानांतर रेखा, यहाँ लिख देते हैं समांतर रेखा। कैसी रेखा है ये, समांतर रेखा है। और ये कैसी है, समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। चलिए पहले आप इसका बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए फिर से आपको समझाता हूं मैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में पहला केस मैंने आपको बताया कि अगर समीकरण एक होगा तो एक स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा, उसमें कोई लोचा नहीं था, है ना। लेकिन जब दो हो जाते हैं तो लोचा बढ़ जाता है, ठीक है। लोचा कैसे बढ़ा, देखिए अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको हमने L1 मान लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको L2 मान लिया, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 एक रियल नंबर होगा सब। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये तीन तरह का रेखाएं पॉसिबल है, या तो दोनों एक दूसरे को काटेगी, टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग एट द सिंगल पॉइंट्स, और वहाँ पे जो रेखाएं होंगी उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वो एक ही बिंदु पर काटेगी, और उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो हल होगा, एक अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब उसका जो सॉल्यूशन होगा पूरे संसार में उसको कोई भी सॉल्व करेगा तो उसका सॉल्यूशन वही निकलेगा जो आप निकाल रहे हैं, अगर आप सही निकाल रहे हैं तो। बात समझिएगा। दोनों सरल रेखाएं समानांतर हो सकती हैं, यानी दोनों सरल रेखा एक दूसरे को काटे ही ना, या दोनों सरल रेखा एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं। अगर एक जगह पे काटेगी तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, नहीं काटेगी तो समांतर रेखा कहेंगे, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ही है तो समपाती रेखा कहेंगे। समझ में आया कुछ। अब ये तो थ्योरी था, है ना। अब हम लोग सीखते हैं कि ग्राफ के माध्यम से कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन को। पहले मैं पहला का बताता हूँ, फिर पेयर्स का बताऊंगा अलग अलग करके, ठीक है। फिर आपको कुछ बातें भी लिखवाऊंगा कि कब हम लोग बिना मतलब ग्राफ खींचे बता दें कि कौन रेखा काटेगी, कौन रेखा समपाती होगी, कौन रेखा समानांतर होगी, वो भी हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छी तरीके से। बस वीडियो को आप लोग आराम से देखिए, बैठ कर एकदम बैठ जाइए और वीडियो को आराम से देखते रहिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, इसी से आपके सवाल बनेंगे। गारंटी मेरा है, आपका मैथ में 95 से कम नहीं आएगा, ठीक है। बस हम पे विश्वास कीजिए और आप आराम से बनाते रहिए। आप लोगों से बहुत निवेदन है हाथ जोड़कर, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी मतलब कि लीनियर इक्वेशन का यानी रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है ना। ग्राफ खींचने से पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा बहुत आपको इंट्रो देना चाहूंगा। देखिए ये जो हमने खींचा है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन। क्या बोलते हैं, देखिए इसका कुछ नाम है, पहले नाम सीख लेते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका एक और नाम है कार्टेजियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। क्या नाम है इनका बताइए। ये जो हमने ड्रॉ किया आपके सामने, देखिए रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है। जहाँ पर ये काट रही है उस बिंदु को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और उसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक होता है 0,0। हमेशा निर्देशांक, जो निर्देशांक हम लोग लिखते हैं निर्देशांक, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट, जो भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो हमेशा सबसे पहले लिखते हैं एक्स और वाई। क्यों लिखते हैं, बाई कन्वेंशन, क्योंकि ऐसा माना गया है कि पहले आपको एक्स और वाई लिखना है। अगर आप इसके विपरीत चलेंगे तो आप मतलब दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, आप अलग दुनिया में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जब भी लिखना है तो पहले एक्स लिखना है फिर वाई लिखना है। यहाँ से हमने क्या सीखा है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बताइए, 0,0। कितना होता है, 0,0। इसका मतलब मूल बिंदु का अगर समीकरण आपको लिखना हो, मूल बिंदु का समीकरण लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग ये बताते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही खुद पहले नहीं क्लियर होता है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, और समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। चलिए अब देखिए यहाँ जो ये जो आप देख रहे हैं क्षैतिज रेखा, जिसको
हॉरिजेंटल जो लाइन्स है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो इधर वाला देखिए, इधर वाला होता है पॉजिटिव में, इधर वाला होता है नेगेटिव में, यानी ऑरिजिन की इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए जो पॉजिटिव वाला उसको एक्स से और जो नेगेटिव वाला उसको एक्स डैश से। यहाँ वाई पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा? वाई डैश। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम किसी बिंदु को रख दें, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर है एक्स। कितने दूरी पर है? एक्स। और यहाँ हम मान रहे हैं कि एक्स और वाई जो भी हम लेंगे, चाहे इसको बाद में बताते हैं, ठीक है ना, छोड़िए इसको बाद में बताएंगे, पहले इतना तो समझ जाइए। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हिंदी वाले कैसे बोलेंगे? तो एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो ये वाला क्या हो जाएगा बताइए? वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ठीक है। तो क्या क्या सीखा हमने? जो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब ये y और x जहाँ काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु की इधर होता है पॉजिटिव, उधर होता है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप समझते हैं x, y क्यों लिखते हैं? क्योंकि पहले x लिखा जाता है फिर y। क्योंकि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो बाई कन्वेंशन ऐसा माना गया है। ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटाते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या सीखते हैं। देखिए ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है ये बताइए? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलिए मेरे साथ, बोलिएगा, आपको बोलना आ जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाला क्या है बताइए? मूल बिंदु। क्या है बताइए? मूल बिंदु। क्या है बताइए? मूल बिंदु। क्या है बोलो? मूल बिंदु, है ना। ये y तो ये y डैश, ये x उल्टा लिखते हैं ना, x तो ये x डैश, ये y तो ये y डैश। बोलिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने पहले एज्यूम किया। एज्यूम मतलब समझते हैं? देखिए यहाँ लिख देते हैं एज्यूम मतलब माना कि x और y दोनों पॉजिटिव है। ये हमने मान लिया पहले कि x और y जो भी हम यहाँ प्रयोग करेंगे वो पहले ही 0 से बड़ा है, मतलब वो नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, हम 0 से बड़ा ले रहे हैं। ठीक है ना। अगर x पॉजिटिव है तो माइनस x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सीधा सिंपल सी बात है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। ठीक है। चलिए तो यहाँ का कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए हमेशा पहले लिखेंगे x। देखिए जहाँ का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, जहाँ का भी कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, सबसे पहले वहाँ x वाला दूरी लिखिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए। पहले आप किस रास्ते से होके आए हैं? y के रास्ते से नहीं, केवल आप x का रास्ता का प्रयोग किए हैं। जिस रास्ता का आप प्रयोग करते हैं उसे लिखें। तो x का प्रयोग किए लेकिन y का प्रयोग नहीं किए। ठीक है। तो क्या होगा? x का मान 0। यहाँ देखिए तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, क्या आपने x में x का प्रयोग किया है? बिल्कुल नहीं किया है। तो x का प्रयोग नहीं किया तो 0, लेकिन y का प्रयोग तो किया है। अगर मैं इसको a बोलूँ तो ये b हो जाएगा। चलिए यहाँ आइए, मान लेते हैं कि इस बंदे ने यहाँ से लेके यहाँ तक y की दूरी तय की है। तो इसका कोऑर्डिनेट बोले कि आप x लाइन का प्रयोग किए? नहीं किए। y का किए? हाँ, लेकिन आप नीचे नेगेटिव में आ गए तो माइनस दीजिए। ठीक है। अब आइए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ क्या आपने x का प्रयोग किया? बिल्कुल किया, लेकिन x में नेगेटिव गए तो माइनस x। क्या y का प्रयोग किए? 0 नहीं किया तो 0। ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक बंदा यहाँ तक गया, है ना। देखिए सीखिएगा लो बढ़िया से, ना। ये बिंदु हमने एक ले लिया, यहाँ पे भी एक बिंदु ले लिया। ठीक है। ये बिंदु हमने लिया। इस बिंदु का नाम हम देते हैं P, Q, R और S। ठीक है। देखिए अगर आपको P तक पहुंचना है तो एक आप बोलेंगे नहीं हम ऐसे जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं जाना है दोस्तों। आपको ऐसे शॉर्टकट नहीं जाना है, आपको हमेशा लंबा दूरी तय करना है। यहाँ पे कोई एक्सिस में, ठीक है ना, लंबा दूरी तय करते हैं। पहले आप x में जाएं, जैसे जाना चाहते हैं वैसे जा सकते। P तक पहुँचना है तो या तो आप ऐसे गए या ऐसे गए, यही ना तरीका है। तो पहले x में गए हैं तो x दूरी तय की है, ये दूरी y की ही तो बराबर है। देखिए ये y तो ये भी y, तो कमा y, दोनों में पॉजिटिव में गए हैं तो इसलिए x कमा y। ठीक है। यहाँ बताइए, देखिए पहले x में आइए, x में पॉजिटिव जा रहे हैं तो x, y में आइए y,
अब नीचे जा रहे हैं, नीचे नीचे, तो नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस वाई। चलिए आर वाला लिखवाइए। एक्स जाइए, पहले जाइए यहाँ पे, ऐसे गए और ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, इसका मतलब माइनस एक्स, एक्स में नेगेटिव, लेकिन वाई में भी नेगेटिव, वाई में भी नेगेटिव। यहाँ बताइए, जाइए आप, जाइए जाइए, एक्स यानी माइनस एक्स, लेकिन वाई में ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। समझ में आया? इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर ध्यान से देखिए, यहाँ जो होता है वो होता है प्लस प्लस, दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, प्लस प्लस। यहाँ क्या होता है बताइए, माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ क्या, प्लस माइनस। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए ऐसे चलते हैं ना, फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलेंगे द्वितीय पाद। तो ये बता दीजिए, ये तृतीय और ये चतुर्थ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपसे ऐसे पूछेगा चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद का कोऑर्डिनेट क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, एक्स कमा माइनस वाई, बोल देंगे ना। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बस अब इसी की मदद से हम ग्राफ आपको खींचना सिखा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए टेंशन तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि अब ये मैराथन वीडियो आ गया, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अरे हम हैं ना, अभी हम जिंदा हैं, आपको हम पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। बस आप मन से पढ़ लीजिएगा, आपका मैथ में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना मेरी गारंटी आप लीजिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं कैसे ग्राफ खींचेंगे। एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको सिखाता हूँ पहले, उसके बाद में कुछ आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं ना, x प्लस 2y बराबर 8 मान लेते हैं। इसका आलेख खींचे, सवाल क्या है, आलेख खींचे, यही बोला गया है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजरती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, अनंत। देख लीजिए कितना गुजर सकते हैं, कितना गुजर सकते हैं, कितना गुजर सकते हैं, कितना गुजर सकते हैं, अनंत गुजरेगी। कितनी गुजरेगी, अनंत। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 2 बिंदु है तब कितनी सरल रेखाएं गुजरेंगी, तब आप गुजारिए तो जरा, एक। यानी अगर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो यहाँ से एक अद्वितीय सरल रेखा गुजरेगी, अद्वितीय सरल रेखा। यानी आपने यहाँ से क्या सीखा कि अगर एक बिंदु से सरल रेखाएं तो अनंत गुजर सकती है, लेकिन 2 बिंदु से सरल रेखाएं केवल एक ही गुजरेगी। इसका मतलब अगर हम इस x और y से 2 बिंदु निकाल लें तो मेरा काम बन सकता है। फिर से सुने हम क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला कि अगर ये जिसका आप आलेख खींचना चाहते हैं उसका अगर आप केवल 2 बिंदु निकाल दें तो आपका ग्राफ तैयार है। अब आप बोलेंगे आप 2 ही क्यों निकाल रहे, 3 क्यों नहीं निकाल रहे, तो हम बोलेंगे बेशक आप निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 3 से भी तो एक ही सरल रेखा गुजरेगी। लेकिन अगर हमारा 2 से ही काम चल जा रहा है तो हम 3 पर क्यों जाएंगे, बात ये है ना। बात समझ में आए। चलिए अब खींचते हैं ग्राफ को, देखिए कैसे होगा। जैसे देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए सबसे पहले ग्राफ खींचने का सबसे आसान तरीका, एक बार करिए x बराबर 0, x बराबर 0 करिए तो यहाँ पे तो देखिए 0 हो गया, तो 2y बराबर हो गया 8, यानी y बराबर हो गया 8/2, यानी हो गया 4, है ना। यानी कोऑर्डिनेट हमारा पहला निकला a, x पहले लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। देखिए एक बिंदु तैयार है आपके सामने। चलिए दूसरा बिंदु निकालें, उसके लिए करें y बराबर 0, एक बार करें x को 0, एक बार करें y को 0 करिए। तो x को 0 किए थे, अब y को 0 करें तो y 0, तो ये गायब हो गया ना, यानी x बराबर डायरेक्ट मिल गया 8, नहीं मिला। यानी हमारा b जो कोऑर्डिनेट हुआ 0 नहीं 8, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अब 2 बिंदु मिल चुकी है। चलिए मैं इसको ग्राफ खींचते हैं। ये क्या है y और ये क्या है x, ये वाला माइनस x डैश और ये y डैश, ठीक है। सबसे पहले देखिए x में अगर डब्बा की बात की जाए, आप लोग डब्बा बनाते तो डब्बा भी बना लें,
देखिए डब्बा कैसे बनेगा, ये एक्स है और ये वाई है और एक्स कमा वाई है, यही ना, बोलिए। चलिए अगर एक्स कितना है पहले वाला डब्बा में कैसे भरेंगे, एक्स 0 है तो वाई 4 है, यानी बिंदु हमारा 0,4 है। दूसरे डब्बा में कैसे भरेंगे, वाई 0 है तो एक्स 8 है, यानी बी वाला बिंदु हमारा 8,0, यही भरेंगे ना। देखिए अब मैं 2 का गैप लेता हूँ, आप चाहें तो 1 का भी गैप ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 का गैप ले, 2, 4, 6 और 8, यहाँ ले लेते हैं 2, 4, 6 और 8, ठीक है। देखिए आप गैप जो लेते हैं हमेशा बराबर लिया कीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छा तो यही है कि आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्केल से सभी चीज़ मापी हुई होती है, तो आपकी ग्राफ की गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। नहीं तो अगर आपको अंदाज़ा लगाने आता है तो लगा सकते हैं, ये आपके लिए ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या लिया, 2 का स्केल ले लिया ना, 2 का स्केल, 2, 4, 6, 8, आप भी ले सकते हैं। अगर मैं पहले बिंदु की बात करूँ तो वो 0,4 पे है, यानी x में 0 और y में 4, x में जाना नहीं है, y में 4 जाना है, तो यही जाएंगे ना, यही जाएंगे ना। बिंदु मिला हमें, देखिए 0,4, बोलिए। अब देखिए x में 8 जाना है, लेकिन y में जाना ही नहीं, x में 8 गए लेकिन y में तो जाना ही नहीं है, इसका मतलब b 8,0 नहीं। अब यही जो ग्राफ होगा इसी को मिलाने बोले थे ना, एक बिंदु से केवल एक सरल रेखा गुजरती है, इसका मतलब ये जो हमने ग्राफ खींच दिया, ये ग्राफ का नाम हो गया ये x + 2y = 8, ये आपका ग्राफ हो गया तैयार। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ 4 तरीके का ग्राफ, 5-6 तरीके का ग्राफ बन सकता है, जिसको मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो इसको आप पहले सीख लीजिए कि ग्राफ खींचा कैसे जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि ax + by + c = 0 अगर होगा तो वह एक सरल रेखा को दिखाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। देखिए आपने देखा यहाँ पे ग्राफ भी कैसा है, एक सरल रेखा है, इसका मतलब आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वो एक सरल रेखा को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब चलिए देखते हैं आप कितनी तरह की ग्राफ बन सकती है अगर एक सरल रेखा से बात करें तो। अभी हम सिस्टम पे नहीं जा रहे हैं, तो पेयर पे नहीं जा रहे, जोड़ा पे नहीं जा रहे, अब हम एक ही का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं वो सोचते हैं। अब मैं आपको हर चीज़ को नहीं ड्रॉ करूँगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है और एक ही बार में आपको ख़त्म करना है हर चीज़। तो आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा हर चीज़ को, आप पढ़े तो होंगे ना, आपका रिवाइज करना है, बस आपको रिवीजन करना है, बस आप रिवीजन करिए। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि ax + by + c बराबर अगर 0 है और a b c वास्तविक संख्या है और a² + b² 0 के बराबर नहीं है, तो वो यह एक सरल रेखा को दिखाती है। इतना तो हम क्लियर कर चुके हैं, सरल रेखा को दिखाती है, इतना तो हम लोग जान चुके हैं बिल्कुल एकदम। अब देखिए कैसे कैसे इसमें 2 केस बनते हैं, केस को समझते हैं पहले। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 2 केस कैसे बनते हैं, तो पहला केस समझें, जब c 0 हो जाए, जब क्या हो जाए, c 0 हो जाए। c मतलब कौन है भाई, c यही, c मतलब अचर पद, जहाँ ना x है ना y, वही तो अचर पद, और c 0 नहीं हो, जब c 0 नहीं हो। 2 ही तरह के केस बन सकते हैं, या तो c 0 हो या अचर पद 0 नहीं हो। तो क्यों ऐसा हम बता रहे हैं कि आपको 2 केस में इसको पढ़ना चाहिए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ऐसा हमने क्यों बोला कि आपको 2 ही केस में इसको बांट दीजिए, क्योंकि अगर c 0 हो जाता है, देखिएगा ध्यान से, अगर c 0 हो जाएगा तो ax + by = 0, क्योंकि c 0 हो गया, इसका मतलब ax = -by, यहाँ से y बराबर आप कितना निकालेंगे, y बराबर तो माइनस भी इधर चलेगा ना, तो -a/bx। अब देखिए ना, अगर आप यहाँ पे x को 0 करते हैं, x को 0 तो y भी हो गया 0। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमने देखा, ये जो ग्राफ है ये हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। क्या सीखा आपने कि अगर c 0 है तो ax + by = 0, यानी ax = -by और y = -a/bx, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा। अब मूल बिंदु से गुजरने का 2 ही तरीका है, देखिए कैसे। पहला तरीका तो ये है, या तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, देखिए कैसे,
ये अपना y है और ये y डैश है और ये x है, x डैश और ये x है। ठीक है, तो या तो वो ग्राफ इस टाइप से हो, इसको हम L1 मान लेते हैं, या वो ग्राफ कुछ इस टाइप से हो। देखिए दोनों के दोनों ग्राफ मूल बिंदु से गुजरे हैं, तो ये दो ही तरह का ग्राफ बन सकता है। इसमें अगर C 0 होता है तो आपको दो ही तरह का ग्राफ मिलेगा, या तो वो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। लेकिन C 0 होने का मतलब इतना तो कंफर्म है कि वो मूल बिंदु से ही गुजरना है उसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जब C 0 नहीं हो तब कैसे होगा। देखें, अगर C 0 नहीं होगा तो इसका मतलब तो ये इतना तो कंफर्म हो गया कि ये ग्राफ कभी भी मूल बिंदु से नहीं जाएगा। तो यहाँ पहले लिख लें, मूल बिंदु से जाएगा नहीं, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। ठीक है, क्यों मूल बिंदु से? क्योंकि ये इसमें कभी भी कभी 0 बराबर 0 कभी सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, मूल बिंदु से ये कभी नहीं गुजरेगा। इतना क्लियर हो गया आपको? तो ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं? देखिए इसमें 4 तरीके के ग्राफ बनते हैं। या तो ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, साफ दिख रहा है कि नहीं? या पहुंच कर हमने क्या सीखा कि अगर C 0 नहीं होता है, यानी अचर पद 0 नहीं होता है, तो ये कभी भी ग्राफ मूल बिंदु से जाएगा नहीं। तो देखिए मूल बिंदु से नहीं जाएगा तो या तो ऐसे हो सकता है L1, दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो ऐसे हो जाएगा L1, या क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या चौथा क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हाँ ठीक है, देखिए ये y तो ये y डैश, ये x तो ये x डैश। ठीक है, ये L1 हो गया, y डैश, x डैश, और ये अपना ओरिजिन हो गया है ना, ओरिजिन L1 y डैश और x डैश। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि अगर C 0 नहीं होता है तो ग्राफ ये हमेशा कहाँ से गुजरेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, या सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद, या तृतीय पाद, या फोर्थ, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो यही 4 तरह के, यानी अगर ये अकेले हो गए तो 6 तरह का ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। या तो मूल बिंदु से पास करेगा, या तो फर्स्ट और, देखिएगा उसमें क्या था, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, लेकिन इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, थोड़ा वीडियो अब लंबा हो जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग, मैंने सोचा है कि और इसको एक अगले पार्ट में मैं क्लियर कर दूँ पूरा। देखिए पहले इस आप थ्योरी को पूरा बढ़िया से देख लें, क्योंकि यही थ्योरी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनाने में चाहे सब्जेक्टिव बनाने में बहुत मदद करेगा। अरे इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा है एक एक चीज़। तो आप इसको बहुत एकदम देखिए, उसको एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना बार आपको देखना बनता है देखिए, है ना। एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसको ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा वीडियो मैं आपको हर टॉपिक के लिए लाने वाला हूँ। ये तो रैखिक समीकरण का ही नहीं, सभी के लिए आएगा। तो आप मैथ का टेंशन तो बिल्कुल ना ले, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो आपको फिजिक्स का भी लाया जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जितने भी 10th के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाएं, और पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें, और एक एक बात को समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है, कोई अगर दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट में उसको लिख कर बताएं कि हमें यहाँ तक ये बातें समझ में नहीं आई। अगले वीडियो में मैं उसको दोबारा समझाने की आपको बिल्कुल कोशिश करूँगा। देखिए, मेहनत करने से कोई भी चीज़ मिलता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और 10th जो होता है उसमें अगर आपका नंबर अच्छा आ जाता है तो आप अगले क्लास में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाता है। तो यही सब बातें हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग इसको कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव पूरा कराऊंगा, आपको सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, NCERT पूरा। मुझसे जितना हो सके मैं आपको ज़रूर कराऊंगा।
ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले क्लास के साथ, एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।